आइए ट्राई करते हैं। पूरे साल है भाई, 6 महीने हैं, तुम क्वेश्चन इकट्ठा करो। मैं तो कह रहा हूँ तुम एक जगह सेव करते रहो, जब भी डाउट क्लास हो एक साथ भेज दो, मुझे डिस्कस करना है सारे क्वेश्चन। कंप्लेन नहीं तुम। हाँ 5 महीने बचे। अच्छा 5 महीने, हाँ तो वही 5 महीने हैं, चलो 5 महीने, हाँ 6 महीने ज्यादा हो गया ना, 5 महीने 11 दिन, तो 5 महीने लगा लो। 5 महीने भी तैयारी के लिए बहुत है। जैम की प्रिपरेशन ढंग से तुम खुद करोगे ना 3 महीने में हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। 3 महीने काफी है जैम की तैयारी के लिए। सर स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी एस्टिमेशन याद नहीं होता तो लिख लिख के करो, सबसे अच्छा सीखने का तरीका है लिखना। एक बार पढ़ लिए बंद करो, अब लिखना शुरू करो बिना देखे, फिर लिख लिए फिर मैच करो, क्या तुमने सही लिखा। तो लिखने चीजें ज्यादा दिन तक और ज्यादा है ना आपको अच्छे से याद होता है, तो लिख के करो, पढ़ाई लिख के कर सकते हो आप। कोई चीज पढ़ लिया, आपको लगा याद हो गया, मैं कैसे बोलता हूँ, सिलेबस उठाओ, खुद से पूछना शुरू करो कि भैया ये क्वांटाइल क्या होता है, ये क्वार्टाइल क्या होता है, एक एक वर्ड पूछो खुद से और बताओ खुद को अकेले में बैठ के, देखो तुम्हें खुद ही समझ याद है कि नहीं है। नहीं पूछना है तो लिख के देख लो, सिलेबस में जो वर्ड है उसके बारे में लिखना शुरू करो कि क्वांटाइल क्या है, उसमें बेस थ्योरम क्या है, लिखना शुरू करो उसके बारे में। देख के नहीं, बिना देखे कि तुम्हें क्या आता है। रिवीजन ऐसे करो तुम कि सिलेबस के एक वर्ड उठाओ, उस पर लिखना शुरू करो तुम्हें क्या क्या आता है, फिर लिख लिए तो वापस बुक उठा के देख लो जरा तुमने क्या वो सब तुम्हें पता है जो बुक में लिखा हुआ है, कि जो मैंने पढ़ाए हैं, जो तुमने नोट्स बनाए हैं, हो गया क्या। तो उस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पीवाई क्यूज के या नॉन पीवाई क्यूज के, इस तरह से। आइए ट्राई करते हैं। तो अर्का का डाउट है, चलो पहले इनका यही पूछे थे ना, हाँ चलिए तो एक बार इनका देखते हैं फिर अर्का का देखते हैं। मतलब डाउट तुम इकट्ठा करके रखो, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं ना स्क्रीनशॉट ले लेके एक जगह सेव करो। कहीं भी तुम एक जगह किसी को भेजते रहो, किसी को बोल दो भैया तुम्हें डाउट भेजता रहो, एक जगह सेव रहेगा, व्हाट्सएप पे स्टोर रहता है ना, जब तक डिलीट नहीं करो रहता है। फिर जब मैं बोलूँ डाउट क्लास है एक साथ भेज दो ग्रुप में, फिर मैं एक डिस्कस करूंगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों तुम जीत पे अरे रहो ना। ईशान एक ऐसा लड़का था पिछले साल परेशान कर दिया था मुझे, ईशान शर्मा, जिसका 69 रैंक में रैंक था, पिछले साल 150 रैंक था, इस बार 69। उसकी वजह ये थी खराब होने, क्योंकि वो एग्जाम 2 से 5 था, 2:30 से 5:30, लेकिन उसका एग्जाम स्टार्ट ही हुआ 4:30 बजे, तो 4:30 साथ वो पैनिक हो गया, इसलिए रिजल्ट खराब हो गया। उसी बच्चे का गेट स्टैट्स में 17 रैंक है, ईशान शर्मा का, जो IIT कानपुर में अभी। और वही ईशान शर्मा 11-12 में मैट्रिक्स प्लस में दिल्ली में मेरा स्टूडेंट रहा है, वो 2018-19 में, जब वो 11-12 में था, तो 11-12 में वो दिल्ली में मेरे कोचिंग में ही पढ़ा है, और वही देख के वो जैम में आया था मेरे पास, वो जैम मैथ करने आया था वो, फिर देखा मैं तो स्टैट्स में शिफ्ट हो चुका हूँ, क्योंकि उस समय मैं IIT दिल्ली से MSc कर रहा था, जब वो मेरा 11-12 में स्टूडेंट था दिल्ली में। फिर वो जब यूट्यूब पर वीडियोज देखा होगा बाद में, जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में किया ईशान शर्मा ने, जब BSc 3rd ईयर में था, तो वो यूट्यूब पे सर्च कर रहा होगा, तो मेरा वीडियोज आ गया, तो मुझे जानता था, फिर मैंने टेक्स्ट किया, फिर वो आया जैम मैथ के लिए, फिर बोला सर आप तो स्टैट्स बना रहे, तो स्टैट्स तैयारी शुरू कर दिया उसने। वो मैथ्स ऑनर्स का बच्चा, पहली बार में 150 रैंक आया उसके अपीयरिंग में। फिर उसने कहा नहीं सर NIT नहीं जाएंगे, IIT जाएंगे, तो NIT 3C उसको मिला था, MSc कंप्यूटर साइंस छोड़ दिया उसने, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया वो CUET के थ्रू, फिर वो तैयारी तभी करता रहा हमारे साथ। इस बार उसके गेट में 17 रैंक थे, गेट स्टैटिस्टिक्स में 17 रैंक है उसका, और उसी बच्चे का जैम में 69 रैंक है जैम MS में। एक मैथ्स ऑनर्स का बच्चा इतना अच्छा कर सकता है, तो जो स्टैट्स वाले तो और अच्छा कर सकते हैं। किसी को इस पर डाउट हो तो पूछ लेना, नंबर शेयर कर दूंगा, किसी लगता होगा सब झूठ बोल रहे हैं तो मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ पब्लिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। और इंटरव्यू जिन्होंने ईशान शर्मा के साथ मैंने देखा होगा, उसमें भी मैंने डिस्कस किया है उससे। सो तो ये इनका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ज्वाइंट का है हालांकि, ठीक है ना। देखो तो आपने ज्वाइंट पढ़ा हुआ है का अर्कजीत, क्या बोलते हो, देखो। सो कह रहा है कि x, y जो है IID यूनिफॉर्म 01 है, एंड प्रोबेबिलिटी y लेस देन x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक। सो y लेस देन x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। हाँ भाई, अब तुम ये बताओ, जैसे आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो। मान लो मैं बोलूं कि, अब देखो ये एक्चुअली थोड़े आउट ऑफ सिलेबस हो गया, देखो इसलिए मैं डाउट बचाने से, मतलब अभी एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने से बचता हूं। अब मुझे क्यों बोलना पड़ा ये अभी आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि इस बैच में हमने ज्वाइंट पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो कुछ लोग जो नए हैं, जो भी स्टैट्स पढ़ना ही शुरू हुए हैं, उनको हवा ही नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट जब टेस्ट डिस्कशन सिलेबस के बाद होगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं पढ़ाया है। अब वो बच्चे की गलती होगी कि उसने नहीं पढ़ा है या ध्यान नहीं दिया,
तब मैं ये नहीं बोल सकता मैंने ये टॉपिक नहीं कराया क्लास में। सो एटलीस्ट अभी मैंने 7 to 9 ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, लेकिन डाउट है तो मैं करा देता हूँ, ये चीज़ है। लेकिन आप अपने रिस्क पे कोशिश करो समझने का। बाद में जब डिस्कशन होगा टेस्ट का या असाइनमेंट का, तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं, ये है। तब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, ट्राई करना ही है। देखिए, सो अब मुझे ये बताओ, जैसे आपके पास ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है सपोज, ठीक है, तो ज्वाइंट पीडीएफ है मेरे पास। और हाँ, मैं ईशान का बात शुरू इसलिए किया था कि उस बच्चे को मैं बोलता था कि मैं परसों बताऊंगा ये डाउट, तो परसों मुझसे पूछता था वो, और फिर मैं टाल दिया। तो अगर बोल दिया मैं कल बताऊंगा तो कल फिर पूछेगा वो ऐसा जिद्दी बच्चा था। वो तब तक परेशान करता जब तक मैं सॉल्व ना कर दूं उसको। अगर मैंने बोला मुझे नहीं आता, मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, तो अगली बार मुझसे पूछेगा कि सर आपने किसी से पूछा क्या। ऐसा बच्चा है वो। तो ऐसे करके बहुत परेशान किया उसने साल में। फिर एटलीस्ट उसका एडमिशन आईटी कानपुर में हुआ। ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारे पास ज्वाइंट दे रखा है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए सेट पे। सो कैसे करेंगे बताओ जी? अर्घजीत, आपके डाउट है ना? सो डू यू नो दिस कॉन्सेप्ट? अगर आपको ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, मैं सेट ए पे आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, ए इज इवेंट। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको आइडिया है? या मैं ऐसा बोलूं कि लाइक, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट पता नहीं हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले थ्योरी करना जरूरी है, सिलेबस करना जरूरी है कॉन्सेप्ट जानने के लिए। सो यहाँ पे देखो आप, सो लाइक प्रोबेबिलिटी x, y बिलोंग्स टू, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सेट ए। बताओ जी अर्घजीत, क्या लिखूं? डू यू नो द कॉन्सेप्ट? इफ यू हैव जॉइंट पीडीएफ देन हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये इवेंट है ए। नहीं आता ये वाला। तो इसलिए प्रॉब्लम है। अब आपको थ्योरीज नहीं पता है। कोई बताओ भाई, कोई और बताओ, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी? सर डबल इंटीग्रल कर देंगे उस सेट पे। यस, फाइन। सो हम क्या करेंगे, जॉइंट है तो डबल इंटीग्रल कर देंगे इसमें हम। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो dx dy, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आपको ये लगाना है, दिस इज सेट ए, रीजन आर बोल दो, है ना? आपको सेट का प्रॉब्लम रीजन बोल दो, ये रीजन आर है। सो यू इंटीग्रेट ओवर रीजन आर। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? डबल इंटीग्रेशन जॉइंट पीडीएफ। ये आईआईडी है। सो एफ ऑफ x, y x y 1 होगा, ठीक। ये हो गया 1 हो गया, क्योंकि इसका भी 1 है, 1 into 1 इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो लेकिन अच्छा कि आपने ट्राई किया भाई, वो एक एक करके कॉन्सेप्ट रिकॉल होगा। अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आप सोचोगे अच्छा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अब देख लो, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 1 dx dy इस रीजन पे, दिस इज द रीजन। अब इसका क्या मीनिंग है, कोई बताओ मुझे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रल? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रल? ये 1 है, 1 dx dy ओवर r। यस, हाँ, एरिया ऑफ रीजन आर, एरिया ऑफ रीजन आर। सो ये जो कॉन्सेप्ट अभी यूज हुआ है ये इंटीग्रल कैलकुलस का है, वो भी इस बैच में नहीं हुआ है, 9 to 11 में हो चुका है। तो मैं अभी एक एक क्वेश्चन डिस्कशन इसलिए बच रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन बाहर के आएंगे, फिर वो मुझे हर बार यूज करना पड़ेगा। तो अभी डिस्कशन एंड में एक एक क्वेश्चन का होगा, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब एक एक क्वेश्चन का भी करेंगे, तुम ऐसा चाहते हो तो, ठीक है। सो एरिया ऑफ रीजन आर। अब एरिया रीजन यही तो है। ये कौन सा कर्व है जी? ये कौन सा कर्व है? पैराबोला। यहाँ हाफ ले लो, सो y बराबर है ना, सो ये वाला कर्व है, y बराबर एक्स स्क्वायर, यू नो। सो दिस, अब आपको देखना है कि y लेस देन, आपका रीजन क्या है? x 0 to 1 y 0 to 1। तो x 0 to 1 y, देख लो कहाँ कटेगा, ये कहाँ पे कटेगा? y बराबर x माइनस हाफ होल स्क्वायर। y को 0 रखेंगे तो x हाफ है, और x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 1/4, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे 1/4 है एक्चुअली, ठीक है। सो आपको यहाँ पे इंटीग्रल भी यूज हो रहा है, इंटीग्रल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे मान लो 1 यहाँ पे है और इधर 1 है। सो दिस इज योर सैंपल स्पेस। ये जो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज योर सैंपल स्पेस। ये जो स्क्वायर बना रहा हूँ दिस स्क्वायर इज योर सैंपल स्पेस। अब इस स्क्वायर में आपको ढूंढना है कि ये रीजन कौन सा है। सो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर रीजन, या तो इसका अपर रीजन होगा या लोअर रीजन होगा, तो आपको डिसाइड करना है। सो आप कैसे डिसाइड करोगे ये जो रीजन है ये इसके पैराबोला के ऊपर वाला है या नीचे वाला है, कैसे डिसाइड करोगे?
कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लेके ना। यस, आप कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल ओरिजिन ही ले लो, तो 0 0 रख के देखो, ये है y लेस देन x माइनस हाफ होल स्क्वायर, सो यू पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, क्या आंसर आएगा? 0 लेस देन 1/4, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो मतलब मैंने ओरिजिन लिया ना, इसका बिलो था, ओरिजिन इज कर्व के लोअर हाफ में है, सो मींस आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना है। दिस कर्व इज y इज इक्वल टू x माइनस हाफ होल स्क्वायर। क्या आप एरिया निकाल पाओगे इस कर्व का? ये तो मैं समझाने के लिए बोला, अब यहीं पे इंटीग्रेट कर लो इसका, तो देख लो भाई क्या लिमिट लूं, दो पार्ट में करना पड़ेगा आई थिंक, राइट? 0 यहाँ 1 है, हो जाएगा भाई। हरकजीत आपने पढ़ा इंटीग्रेशन करना, हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व? नहीं सर, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आता नहीं, इसीलिए मतलब क्वेश्चन देख के इतना ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का जो असाइनमेंट था उसमें वो हो रहा था, तो पहले में जो सम था वो मतलब हो रहा था, तो आस्ते आस्ते नीचे जब नीचे की तरफ जब गया तो ये क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन का कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था। यस, ओके, आई अप्रिशिएट दैट यू आस्क्ड। आपको क्या करना है कि जैसे आपको समझना है इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसलिए मैं अभी फोर्स क्या कर रहा हूँ कि पहले आप पूरा सिलेबस करो। तो अभी हमने यूनिवेरिएट खत्म किया इस बैच में, तो आप यूनिवेरिएट वाला असाइनमेंट करो। ये बाई वेरिएट हो गया, दो रैंडम वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो ये बाई वेरिएट का क्वेश्चन होगा। बाई वेरिएट मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया इस बैच में, अभी यूनिवेरिएट ही चल रहा है। तो आप यूनिवेरिएट के नाम से जो असाइनमेंट्स है ना वो ट्राई करो आप, सिंगल रैंडम वेरिएबल वाले। उसमें डाउट है तो डिस्कस करो। एट ने पूछा तो मैंने बताया, तो कम से कम ये कॉन्सेप्ट बाकी लोगों को भी समझ आया होगा। अब जस्ट आप इंटीग्रेशन कर लो इस रीजन पे, हो जाएगा। आप जो इंटीग्रल पढ़े हैं यू जस्ट इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दिक्कत ये दो पार्ट है, इन दो पार्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इस रीजन पे अलग और इस पे अलग, तो आप इंटीग्रेट कर लोगे ना, इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो जैसे हाँ सर, यस सर इसको सीधा भी तो कर सकते हैं ना, जैसे डबल इंटीग्रल, तो y का लिमिट फिक्स हो गया ना, y का अपर लिमिट x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, यस तो यस, y 0 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ वैसे भी सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि और 0 to 1 x बन जाएगा। सो आप अगर चाहो, जैसे मैं लिखा था पहले, मैं क्या लेना बेटर है, dy लेना बेटर है, तो आप ऐसे कर दो, dy dx कर दो, हाँ ठीक है। सो व्हेन यू डू dy, ये चेंज ऑफ ऑर्डर कर दिया, तो y की लिमिट पहले ले लो, तो y इज 0 to x माइनस हाफ होल स्क्वायर, एंड x की लिमिट क्या है 0 to 1। अब ये इंटीग्रेट कर लो, इजी है, तो दिस इज जस्ट इंटीग्रेशन, यू इंटीग्रेट, तो ये आंसर है, ठीक है ना। देखो तो अभी आप अर्जित क्या है आपको, अब तो आपको यहाँ से ये समझ आया कि ये कॉन्सेप्ट अभी सीखने की जरूरत है। आपके पास 5 मंथ्स हैं, ऐसे कर करके एक एक कॉन्सेप्ट सीखते जाना है, और आपने एक एक कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपकी तैयारी हो गई। यही तो करना है ना, आप यहाँ क्यों आए हो, ये तो सीखने आए हो ना। हाँ ये जो लिमिट पुट किया ना सर, यही वाला हमको नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, तो ये इंटीग्रल कैलकुलस में आएगा, ये भी पढ़ाऊंगा इंटीग्रल कैलकुलस में, ये सब चीजें। सर हाँ ये आपने रीजन निकाला है ना, यस, वो समझ में नहीं आ रहा है, y इज लेस देन इक्वल टू x माइनस हाफ। हाँ आपने वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्लास 12 में पढ़ा था, कौन सा? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। यस सर, यस सर। तो आप याद करो कि x प्लस वाई लेस देन 1 है, इसका रीजन आप कैसे डिसाइड करते थे, x प्लस वाई इज लेस देन 1, ये रीजन मुझे इस पर डिसाइड करना है, विच रीजन इज दिस। आप कैसे डिसाइड करते थे, ये क्लास 11th 12th में है ये, हाउ डू डिसाइड। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यू ड्रॉ लाइन, पहले इक्वलिटी लेते हैं, ठीक। तो ये लाइन, दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। नाउ ये जो इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी रिप्रेजेंट अ कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व, तो ये लीनियर है तो लाइन है। नाउ दिस रीजन विल बी आइदर अपर हाफ और लोअर हाफ, यू नीड टू डिसाइड कि दिस रीजन इज अपर हाफ और लोअर हाफ। सो कैसे डिसाइड करोगे, तो नाउ द प्रोसेस इज यू टेक अ पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। सो इधर कोई भी पॉइंट लोगे ना, एनी पॉइंट यू चूज, एनी वन पॉइंट, आइदर इट विल सेटिस्फाई दिस और इट विल नॉट सेटिस्फाई, मतलब एवरी पॉइंट, ऐसा नहीं कि एक सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। सो अपर रीजन you take any one point from here or you take any one point from here, lower half. So for example origin I choose, so origin is in the lower half of this line, so आप पुट करो, x को 0 रखो और y को 0 रखो इसमें, अब बताओ क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा।
कितना डाउट है योगेश? सर यस पुट, दोनों को 0 रखने का। यस x and y both you have to put 0. यस सर लेस देन आएगा ना? हाँ, 0 लेस देन 1, ट्रू और फॉल्स? हाँ ट्रू है सर। ट्रू है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि द पॉइंट यू टेस्टेड इज इन द लोअर हाफ, सो इसका सॉल्यूशन रीजन ये है। विद द सेम लॉजिक नाउ यू हैव द कर्व y less than x minus half whole square with the same logic. तो first you need to decide which curve is this. Equal to, inequality को हटा के पहले equal to लगाओ. So now आपको डिसाइड करना है कि ये कर्व कौन सा है, तो आपको पहचानना पड़ेगा. Functions you have seen in class 11, 12th, BSc. So you have to identify कि ये कौन सा कर्व है. So y is equal to x square आपको याद होगा, पैराबोला होता है, तो वैसे ही है, बस x के प्लेस पे x minus half आ गया. So means what? So आपको ये सब सीखना है. देखो क्वेश्चन के थ्रू यू विल गेट टू नो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है. फिर इसमें अच्छा लगे आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत बेसिक सा है लेकिन आपने पूछा तो आप सीख लोगे. देन नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट इनकाउंटर दिस प्रॉब्लम. अगर आप नहीं पूछोगे तो एवरी टाइम यू विल फेस द सेम इशू. तो फिर एग्जाम में वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. एक एक करके आपने एक एक डाउट क्लियर कर लिया, आपकी तैयारी हो गई. यस सर राइट. सो लाइक y is x minus half whole square, इसका ग्राफ बनाओ. सो y is equal to x square होता. So this is the graph of y is equal to x square, but this is x minus half. So आप x को 0 पुट करो, y की वैल्यू 1/4 and y को 0 पुट करो, x की वैल्यू 1/2. So means शिफ्टिंग होता है यहाँ पे एक्चुअली. So ये हाफ पे पैराबोला बनाएगा. So this is this, ये कर्व है. So this curve is this. अब आपको डिसाइड करना है this region is below 1 और above 1. You have to decide. So कैसे डिसाइड करोगे? Again you, yes, so you take a testing point. For example, I choose 0 0. So testing point you have to choose either above or below, not on the curve. तो मैंने 0 0 लिया. Now again you put here x is equal to 0 and y is equal to 0 and decide whether it gives true or false statement. So आप put करो x को 0 and y को 0, है ना? क्या था? अच्छा 1/12 आपका आंसर भी आ गया. ओके ठीक है. सो दिस कर्व इज दिस. सो अब आपको डिसाइड करना है कि लोअर पुट करो यहाँ पे, है ना? तो 0 लेस देन 1/4 क्या है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर. ट्रू. सो मींस सॉल्यूशन इसी तरफ है. द सॉल्यूशन इज द दिस रीजन. सो दिस रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन. बट आपको देखना है कि सैंपल स्पेस क्या था. सो सैंपल स्पेस क्या है? यू हैव गिवन एक्स वाई आर यूनिफॉर्म 0 1, मतलब x इज बिटवीन 0 and 1, y इज बिटवीन 0 and 1. दिस इज अ सैंपल स्पेस. इसको मैं सपोर्ट भी बोलता हूँ. तो सपोर्ट है ना, या रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल. तो सपोर्ट इज दिस. सो आपको ये रीजन मैंने क्यों लिया? दिस इज द सैंपल स्पेस. दिस बॉक्स इज द सैंपल स्पेस. सो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. सो इवेंट ये वाला रीजन आया जो मैंने सेट किया है. दिस इज द इवेंट. सो सेम थिंग हियर. तो आपका क्वेश्चन ये था हाउ टू डिसाइड अपर और लोअर. सो यू टेक द टेस्टिंग पॉइंट एंड देन, तो है ना हमारा ये था कि है ना 0 1, ये 1 है, ये 1 है, दिस पॉइंट इज 1, अच्छा सेटिस्फाई करेगा इसको. x को 1 रखेंगे तो कितना आएगा? ये 1 चेक करना पड़ेगा पॉइंट क्या है. x को 1 रखेंगे तो कितना आता है? 1/4. सो ये पैरेलल ही होगा ना. मैं कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा हूँ पॉइंट का. सो लाइक अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, लेकिन मुझे तो 1 तक जाना है ना. तो इस तरीके से यू डिसाइड, उसे डिसाइड कर लो ना पॉइंट कोऑर्डिनेट लेके, ऐसा पता चल जाएगा. यहाँ x 0 है तो x 0 तो 1/4, और x अगर 1 है तो भी 1/4 ही आएगा ना ये. हाँ, लेकिन हमें हमारा रीजन क्या था, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं क्यों बना रहा हूँ यहाँ पे, इसकी जरूरत क्या है. लेकिन मुझे तो लेना था 1 to 1 ना, तो क्या होगा? एनीवे तुम्हें इस लोअर रीजन का भी डिसाइड करना है. x 0 to 1, y 0 to 1. तो 1 तक तो जाएगा नहीं, सॉल्यूशन तो इसके नीचे ही है ना, ये क्रॉस कर जाएगा. मैं पूछ रहा हूँ ये ग्राफ सही बनाया ना सैंपल स्पेस के, एक बार देख लो. 0 to 1, 0 to 1, तो इस तरीके से, ठीक है ना. तो ये था यहाँ पे, तो ये उधर 1 रहेगा. हाँ ये 1 1 है, दिस पॉइंट इज 1 1, ठीक है ना. ओके है. और ये 1/4 है एक्चुअली, ठीक है. तो मुझे यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा, है ना. ये कुछ 1 यहाँ पे, तो ये मेरा ये सैंपल स्पेस नहीं है, ये है, ये वाला ये पूरा रीजन जो है ये सैंपल स्पेस है आपका, दिस होल रीजन,
दिस होल रीजन इज अ सैंपल स्पेस। एनीवे यहाँ का आप सही था। अभी कुछ क्वेरी है तो पूछो। हाँ तो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने क्लास में हालांकि पहले भी कराए हैं। तो 2023 में ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आया ना, हैं? पैटर्न ही बना। तुम क्या, मैं हिंट दे देता हूँ। देखो जो इक्वेशन दे रखी है ना, यू पुट k इज इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन, यू पुट k इज इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वेशन, k इज इक्वल टू 3 थर्ड इक्वेशन, k इज इक्वल टू 4 फोर्थ इक्वेशन एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है? सो ऑन। अब उसको ऐड कर दो टोटल, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। तुम जानते हो कि पीएमएफ का सम 1 होता है, राइट? तो वहां से रिजल्ट आ जाएगा। समझ आया करना कैसे है? तो ट्राई करना, हो जाएगा। हाँ नहीं तो फिर दोबारा पूछो। तुम एक क्वेश्चन 4 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करके आओ। ट्राई करो एक बारी, सो इक्वेशन बना के ट्राई करो, उससे आ जाएगा, आ ही जाएगा, सीधा आ जाएगा। हाँ पहला जो है कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 कलर्ड बॉल्स 2 ब्लैक 3 व्हाइट। अब क्या बोल रहा है ये कि सो अ बॉक्स कंटेन 5 कलर्ड बॉल्स 2 ब्लैक 3 व्हाइट एंड ड्रॉन सक्सेसिवली। एक मिनट में लिख देता हूँ उसको। तो एक बॉक्स है, इसमें 5 कलर्ड बॉल है, 2 ब्लैक है और 3 व्हाइट है, ठीक? सो 2 ब्लैक एंड 3 व्हाइट। विदाउट रिप्लेसमेंट तुम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन कुछ सही नहीं लग रहा तुम्हें? कितने ड्रॉ किए? अ बॉक्स कंटेन 5 कलर्ड बॉल 2 ब्लैक 3 व्हाइट बॉल आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट इफ द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ ड्रॉन। अच्छा, x is the number of draws until the last, हाँ? अच्छा, until the last black has been obtained, ये is obtained। वो टाइपिंग वाले गलत कर रहे हैं, प्रोफिटिंग नहीं कर रहे लोग। So find the PDF of random variable x। Okay, ठीक है। So x क्या है कि x is the number of draws until the last black has obtained। इसका क्या मतलब है कि जो x की जो भी वैल्यू आएगी उस ट्रायल पे, उस ड्रॉ पे लास्ट ब्लैक बॉल आ रहा है। सो अगर तुमसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1, फर्स्ट ड्रॉ में सारे लास्ट ब्लैक आ जाएगा, लास्ट ब्लॉक मतलब दूसरा ब्लैक आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। सो मतलब सेकेंड ड्रॉ में सेकेंड ब्लैक बॉल आ रहा है। सो मतलब इसका मतलब सेकेंड ड्रॉ फिक्स है। सो x बराबर 2 मीन्स इन द सेकेंड ड्रॉ, है ना, until the last black is obtained। सो पहला ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 मिनट, उससे कर सकते हो या सीधा 1 मिनट दो। एक ब्लैक निकालो, ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/5। एक ब्लैक बाहर हो गया, दूसरा ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5 या 4? 1/4 विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, एक बार हो चुका है, विदाउट रिप्लेसमेंट है ये, तो 1/4। तो ये आ गया 2/20। फिर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, कितना? 1/10। नेक्स्ट, हाँ तो वो समझ सकते हो तुम। देखो सो लास्ट को तुम वो मतलब तुम नेगेटिव एनिमल टाइप का समझ सकते हो, है ना, कि मतलब उस टाइप को तुम्हें समझना पड़ेगा कि लास्ट तो ब्लैक ही है। अब तुम्हें एक ब्लैक, इसका मतलब क्या? x बराबर 3 का मतलब थर्ड ट्रायल पे ब्लैक आएगा, तो लास्ट तो ब्लैक ही आएगा, बट पहले वाले में से जो पहले 2 ट्रायल है उसमें से एक ब्लैक आया होगा,
तो चूंकि यहाँ से नेगेटिव आयन नहीं लगा सकते, क्योंकि क्योंकि 5 सेकंड में या तो हाइट क्या ब्लैक नहीं तुम देखो, इसको क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, बर्नौली, ज्योमेट्रिक, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ये सब लगाने के लिए विथ रिप्लेसमेंट होना जरूरी है, बिकॉज यू नीड टू हैव द बर्नौली ट्रायल, मीन्स ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, सक्सेस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल। ठीक, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं पहले बताया हूँ और फिर क्वेश्चन के थ्रू रिपीट कर रहा हूँ। तो हम पहले मैं सोचा कि नेगेटिव आयन लगा सकते हैं, बट नहीं लगा सकते क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक यूज कर लो, लास्ट को फिक्स कर दो ब्लैक, बीच में हाइपर ज्योमेट्रिक यूज कर लो। हाँ, सो पहले 2 ट्रायल में एक ब्लैक चाहिए, क्या आएगा, लास्ट तो ब्लैक है ना। सोचो, या 1 by 1 सोच लो, नो प्रॉब्लम, यू थिंक जस्ट 1 by 1 कि अगर पहला तुम्हारा सपोज फर्स्ट इज ब्लैक 2 by 5, सेकेंड इज, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तुम पॉसिबिलिटी बना लो ना। ऐसा हो सकता है ब्लैक रेड ब्लैक, रेड ब्लैक ब्लैक, और क्या आ सकता है, और कुछ पॉसिबिलिटी है, लास्ट इज ब्लैक और सेकेंड ब्लैक होना चाहिए, नहीं है ना। तो पहले ब्लैक आने की 2 by 5, दूसरा रेड आने की 3 by 4, तीसरा ब्लैक आने की 1 by 3, और पहला रेड आने की 3 by 5, अच्छा सॉरी रेड मतलब व्हाइट, मैं रेड लिख दिया व्हाइट की जगह, दिस इज व्हाइट। सो पहला व्हाइट आने की 3 by 5, सेकेंड, मैं इसकी प्रॉपर्टी निकाल रहा हूँ, पहले मैंने इसकी निकाली, दिस इज प्रॉपर्टी दिस, अब इसकी प्रॉपर्टी निकाल रहा हूँ, व्हाइट ब्लैक ब्लैक, है ना। सो व्हाइट की प्रॉपर्टी 3 by 5, ब्लैक की प्रॉपर्टी 1 by, सॉरी पहले 2 है ना, सो 2 by 4 देन 1 by 3। अब इतने में से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, जैसे x बराबर 2 तुमने निकाल लिया ना, तो ऐसा ही ऑप्शन, कुछ ऑप्शन बाहर हो गए, b और d तो इसी से बाहर हो गया ना। x को तुम 2 रख के देखो, तो एट 2 यू सी, तो ए नहीं, b और d बाहर हो गया। अब इससे देख लो, एक ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, तो बाकी बस नहीं है, वो डॉट 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 होगा, मुझे लगता है ये मिस किया है ना, नहीं ठीक है, हाँ 5 ही है, ठीक। हाँ, यहाँ तुम्हें सोचना पड़ेगा, चलो ट्राई करके देखते हैं। सो ये सोचो ये क्या है ना। तो लास्ट तो तुम्हारा ब्लैक ही होना है, तो पहले 2 ड्रॉ में तुम्हें एक ब्लैक चाहिए, कितने ब्लैक है उसमें, 2c1 अपॉन, तुम्हें एक ब्लैक चाहिए ना, तो एक ब्लैक और एक कितने आएगा, एक ब्लैक और एक रेड, हाँ सर एक व्हाइट, और टोटल कितने हैं इसमें, 5। तो 5 में कितने ड्रॉ कर रहे हो, 2। सो ये अभी जो लिखा है मैंने, देखो x इज इक्वल टू 3 निकाल रहा हूं दूसरे तरीके से, इन द अदर वे। सो 2c1 3c1 5c2, ठीक, अपॉन 5c2 हो गया। सो ये क्या मिला मुझे कि पहले 2 ड्रॉ में एक ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, अब इनटू लास्ट वाला ब्लैक ही आएगा, तो 2 बॉल तुम्हारा बाहर हो चुका है, कौन सा, एक रेड एक ब्लैक, तो कितना बचा है इसमें देख लो पहले, एक रेड एक ब्लैक बाहर है, तो कितना बचा, एक ब्लैक 2 व्हाइट, तो बताओ ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, आप इसको सिंप्लीफाई करो वही आंसर आएगा, जो इसको सिंप्लीफाई करो वही सेम आंसर आएगा। तो ये हाइपर ज्योमेट्री का पीएमएफ यूज हुआ है, आपको नहीं भी पता हाइपर ज्योमेट्री का, लॉजिकली यू कैन राइट, है ना। जैसे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अब ये सीधा सीधा मैं यूज कर रहा हूं, तो उससे पहले आपको पता तो हो कि हाइपर ज्योमेट्रिक होता क्या है, यूज कब करते हैं, तो ये कब बताऊंगा, ये पहले यही बताऊंगा ना कि मैं हाइपर ज्योमेट्रिक कब यूज करूंगा, होता क्या है, मीन क्या वेरिएंस, तो अभी हमारा पर्पस है थ्योरी समझना अच्छे से, फिर उसके बाद, और जो लोग ये सोच के टेस्ट नहीं दे रहे वो डिस्कशन तो होता ही नहीं है, तो भैया तुम्हारा नुकसान है ये, क्योंकि जो टेस्ट दे रहे हैं उनका बाद में रिवीजन टाइप का टेस्ट हो जाएगा, ये रिवीजन टेस्ट हो जाएगा, रीटेस्ट टाइप का, तो वो तुमसे बेटर ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइमर होगे और ये सेकंड टाइमर होगा, ये चीजें डिस्कशन एंड में होना ही है सबका, ये चीजें। ओके, तो अरे सब बहाने हैं,
तो जो पीएमएफ की सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी नेचर है, कुछ भी सेटिस्फाई कर रहे हैं वो समेशन पीएक्स हाँ इक्वल्स टू 1 होता है वो भी नेचर है। अच्छा ओके ओके, तो मतलब ये क्या कह रहे हो, सिर्फ यही सेटिस्फाई कर रहा है पीएमएफ की प्रॉपर्टी, सी ऑप्शन यही कह रहे हो ना आपके, सी वाला पीएमएफ की कंडीशन को यस ये ओके है ना, वो देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है। तो पीएमएफ की प्रॉपर्टी से भी देख सकते हैं कि तो ये चेक करते कौन कौन सा पीएमएफ है, तो उससे आप आउट कर सकते हैं। कई बार गलत भी रहता है, मेन अप्रोच आपको देना, टेस्ट में कुछ गलतियां मिलेंगी क्योंकि वो हमारी साइड से हो सकता है, कुछ गलतियां तो रहेंगी क्योंकि है ना ह्यूमन है तो मिस्टेक्स तो करेंगे, तो बट कोशिश करेंगे मिनिमाइज इतना कर सके। ठीक है ना, तो वैसे भी तुम चेक कर सकते हो पीएमएफ देख के, है ना वो है पीएमएफ चेक कर लो चारों में से कौन सा है, बाकी ऐसे आउट हो जाएगा, तो वही अप्रोच बता रही है, ठीक है। हो गया भाई आदित्य, बीच वाला ही बताना है। तो कितने टाइम तो खा गया, चलो थोड़ा ये बता ही देता हूँ, फिर आगे थ्योरी कराऊंगा आधे घंटे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरे साल ही कवर, लेकिन मेरा वही पर्पस जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए ताकि हम लोग एक बार सिलेबस हो गया फिर क्वेश्चन 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 ही करना है, टेस्ट असाइनमेंट क्वेश्चन डाउट, यही चलता रहेगा पूरे साल, असाइनमेंट टेस्ट डाउट्स असाइनमेंट टेस्ट डाउट, यही चलेगा पूरे साल सिलेबस के बाद। क्या है, an ordinary single die is tossed repeatedly and independently until the first ever number, so ordinary single die, ठीक है ना, single die है, is tossed repeatedly and independently until the first even number come up, मतलब वही है जब तक पहला इवन नंबर आ जाए तब तक आप टॉस कर रहे हो। तो ये पहला इवन नंबर का मतलब गेटिंग द फर्स्ट सक्सेस, मतलब ज्योमेट्रिक टाइप का। देखो ये भी फिर कॉन्सेप्ट ही है, अब मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ कि ज्योमेट्रिक होगा कि नेगेटिव बाइनोमियल होगा या हाइपर ज्योमेट्रिक होगा, मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका इंटरप्रिटेशन पता है। अब जिन लोगों ने थ्योरी में ध्यान ही नहीं दिया, अब उनको पता ही नहीं कि कब ज्योमेट्रिक यूज करना है, कब बाइनोमियल यूज करना है, कब हाइपर ज्योमेट्रिक यूज करना है, कब नेगेटिव बाइनोमियल यूज करना है। अगर आपको इंटरप्रिटेशन क्लियर ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे कर लोगे आप। तो इसलिए पहले सिलेबस ढंग से करना है, और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, उसके बाद क्वेश्चंस करना है। तो क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट आपके प्योरीफाई होंगे कि आपको ये समझ आएगा कहाँ गलती नहीं करनी है, कहाँ गलती करनी है, वो आप क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। अब ये है ना फर्स्ट इवन नंबर कम्स अप, तो फर्स्ट इवन द फर्स्ट सक्सेस। अब ये कहना चाह रहा है कि ओके जो रैंडम वेरिएबल x डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ टॉसेस ऑन विच द फर्स्ट इवन नंबर कम्स अप, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई। तो ये पूछ क्या रहा है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज है, हाँ ट्राई करो, ये ज्योमेट्रिक से है, वही बता रहा हूं, धीरे धीरे क्लियर होगा चीजें, मैं तो कह ही रहा हूँ ना धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, लेकिन क्लियर क्वेश्चन के थ्रू ही होगा। कॉन्सेप्ट में कई बार आप पढ़ते हो आपको लगता है सब आता है, किताब पलटोगे ना आपको लगेगा सब तो आता ही है, फिर क्वेश्चन कर रहे हो ही नहीं रहा, तो वो गलत फहमी है ना। आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ये जरूरी है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कि उस थ्योरी को अप्लाई कर सको आप। जैसे पहली लाइन मैंने पढ़ी, मुझे यहाँ समझ आया कि ये क्या है, ज्योमेट्रिक है, तो वैसे ही आपको क्लियर समझ आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे मुझे लगा कि जो यहाँ हाइपर ज्योमेट्रिक यूज कर सकते हैं, मैं पहले नहीं यूज किया, बाद में लगा कि यूज कर लेते हैं, तो दोनों अप्रोच है, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन दिखेगा कैसे आपको, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डाउट होगा मुझसे पूछोगे। अब उस बच्चे को ज्यादा समझ आया होगा, जैसे आदित्य ने पूछा, तो उसको ये ज्यादा समझ आएगा कि उसने कहाँ गलती की थी और नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा। तो जो लोग बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व किए ही डाउट पूछ लेते हो, तो वहां भी दिक्कत है, क्योंकि आपको कम समझ आएगा वहां पे। ज्यादा समझता हुआ आपने सारे रास्ते ढूंढ लिए फिर भी आंसर नहीं आया, जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ आएगा अच्छा ये भी हो सकता था, तो वैसे आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए हम थ्योरी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये तो हो गया डाउट क्लास, चलो थ्योरी का अलग से कर लेते हैं, है ना।